नमस्कार देशवासियों। आज मैं एक ऐसे महान विभूति के पास आया हुआ हूँ और आप सबसे उनका परिचय कराऊंगा और उनके जीवन वृत्त के बारे में उनसे खुद ही जानूंगा। मैं जगन्नाथ कुशवाहा, संपादक निर्यातक खेती बाड़ी और उस पत्रिका के संरक्षक रहे हमारे आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. तिवारी जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मृदा विभाग के वैज्ञानिक थे और वहाँ प्रोफेसर थे और काफ़ी आगे आपसे खुद वो अपनी जानकारी देंगे। हम जानना चाहेंगे कि आप का शुरुआत पढ़ाई से लेकर के और परिवेश से लेकर के आप अपने जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा आंशिक रूप से हमें बताएं सर। कि मेरा जन्म एकदम सुदूर गांव में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच में एक जगह है मेजा रोड, उसी में एक गांव डलौहा है जो तहसील मेजा में आता है। वहाँ जन्म हुआ था 1941 में। मतलब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1945-47 में जब हुआ तो हमको ये होश था, हम लोग तिरंगा झंडा ले करके गली गली घूमते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो वहाँ से फिर वो प्राइमरी स्कूल गांव में था, वहाँ शिक्षा हुई। उसके बाद थोड़ी दूर पर गांव का इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ पर हमने इंटरमीडिएट पास किया। फिर वो एक इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है नैनी में, अभी भी है, वो दूसरे नाम से आजकल चल रहा है। वहाँ से मैं स्नातक हुआ एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद वहाँ से प्रयाग विश्वविद्यालय में गया, जो आजकल प्रयागराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एमएससी किए और वहीं पर एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है डॉक्टर शीलाधर का, मिट्टी विभाग, मृदा विज्ञान का और रसायन शास्त्र विभाग, वहाँ से हमने एमएससी और पीएचडी किया। एमएससी में हमें गोल्ड मेडल मिला टॉप करने के लिए एमएससी में। इसकी वजह से स्कॉलरशिप मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं पीएचडी जब कर रहा था तभी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक स्कॉलरशिप मिली, एक वजीफ़ा मिला। और जितने दिन मैं काम करता रहा लगातार वजीफ़ा मिलता रहा। और जैसे ही हमने थीसिस सबमिट की तो फिर एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस करके, वहाँ से एक स्कॉलरशिप और मिली जी। तो ऐसा मिला कि आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी हम लोगों की, क्योंकि 6 भाई थे तो दिक्कत होती थी सबको पढ़ाने लिखाने में। लेकिन भगवान की कृपा थी कि हमको बराबर कोई न कोई वजीफ़ा या स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं मिलती रही। पीएचडी करने के बाद हमारा सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट, जो हमारी पद नियुक्ति हुई, वो बीएचयू में अस्थायी टीचर के रूप में हुई, अध्यापक के रूप में। लेकिन यहाँ बहुत दिन हम नहीं रहे और बहुत जल्दी ही केंद्रीय सरकार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक नया संस्थान खुला था झांसी में, ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारा अनुसंधान। वहाँ मैं क्लास 1 की सर्विस ज्वाइन किया। लेकिन मेरे पिताजी प्राइमरी के अध्यापक थे, तो पता नहीं क्यों मुझे पहले से था कि मुझे अध्यापक बनना है, जैसे होता है। तो फिर हमारा अपॉइंटमेंट परमानेंट पोस्ट पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गया। तो फिर वहाँ से सेवानिवृत्त करके चले आए यहाँ। किस सन में हुआ था? 1968 में। मई 1968 में हमने यहाँ पदभार लिया। फिर तब से लगातार फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहा और मालवीय जी के इतने बढ़िया संस्थान में रह करके अपने को बड़ा धन्य समझता हूँ। इस विश्वविद्यालय ने अपने बूते और गवर्नमेंट के बूते पर दुनिया के जितने खेती करने वाले अच्छे देश हैं सब जगह घुमा दिया। तो एक विदेश का भी पूरा अनुभव हुआ। और मेरा विषय चूँकि मृदा विज्ञान मिट्टी था, तो गांव से बहुत जुड़ा रहा मैं। इधर ये पूर्वांचल के 10-12 ज़िलों में तो घूमता ही रहा, चाहे वो अनुसंधान के लिए मिट्टी लाना हो, चाहे किसानों की मीटिंग हो। और फिर हमारा एक था कि हमारे विश्वविद्यालय में था आप पढ़ाइए भी, अनुसंधान भी करिए और प्रसार भी करिए। तो मैं तीनों में लगा रहा लगातार और किसानों से अच्छी तरह से जुड़ा रहा मैं। और मैं उनकी मिट्टी की समस्या और खेती की सामान्य समस्याओं की बातें उनसे करता रहा और बड़ा आदर देते थे किसान। और उसको ले कर के अभी 2-3 साल पहले हमें
हिंदी संस्थान से, ये जो शिक्षा मंत्रालय है, वहाँ से कृषि में हिंदी का प्रयोग करने के लिए मुझे एक सम्मान भी मिला। वो इसलिए मुझे मिला कि मैं आकाशवाणी से बहुत पहले से जुड़ा था। 1968 में आया, 1970 से हमारी वार्ता आकाशवाणी पर होने लगी और अभी तक मैं उसमें जुड़ा रहा हूँ। तो उसकी वजह से, और फिर दूरदर्शन जब आया तो दूरदर्शन में हमारे कई धारावाहिक आए। पहले तो आकाशवाणी से धारावाहिक आया जानिए पहचानिए मिट्टी, और फिर कई तरह, फिर ओबरा से भी आया, फिर लास्ट वाला जो हमारा एपिसोड था एक और कृषि क्रांति, वो आकाशवाणी से भी आया और दूरदर्शन से भी आया। अच्छा। एक और बहुत बढ़िया आया हरित क्रांति का, कि ये आप जो केवल हरियाली देखते हैं ये क्या है, उसमें 19 एपिसोड आए। तो ये सब मिला करके वो हमको सम्मान दिया गया हिंदी में काम करने का। और मैं जहाँ तक आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें पता नहीं मिट्टी से इतना लगाव था कि मैं हरदम जब खेतों में जाता था तो मुझे लगता है खाना यहीं से मिल रहा है। क्या बात है, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपके मकान का नाम माटी है, इस पर जा दो चार शब्द। ये भी बस माटी की ही कृपा है। कि मैं ये मकान जब बना, ये ज़मीन तो 1985 में लिया हमने, लेकिन ये बना इधर आ कर के 2000 के आसपास। तो मैं इसका नाम खोज रहा था, सब नाम रखते हैं बढ़िया बढ़िया, कोई कुंज। पता नहीं एक दिन हमको एक बैक आया कि जिसमें ज़िंदगी बीती है उसी को क्यों न रख दिया जाए। तो मैंने, हमारे यहाँ जो अध्यापक थे बंगाली, मैंने कहा मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बोले माटी बोलते हैं। और वैसे भी बहुत प्रचलित है माटी का सब काम। तो मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने अपने घर आके पूछा बच्चों से कि नाम में रखना चाहते हैं, तो सब ने तुरंत हाँ कर दिया। अपने मित्रों से पूछा, उन्होंने कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम है। और फिर सवेरे उठ के माटी अगर दिखाई दे तो प्रणाम है। तो उस बस वही एक ऐसी बात आई, पता नहीं कहाँ से हुआ कि मैंने फिर इसका नाम रख दिया। एक चीज़ बता दूं कि ये शब्द जो भी लोग आपसे मिलते हैं या आते हैं, जैसे मैं बहुत देर में आता हूँ, कई वर्षों के बाद आया, अभी कभी भूला नहीं। स्कूटर यहाँ खड़ा किया, माटी लिखा, मैं चला आया। तो ये कोई भूल नहीं पाते हम लोग। पुनः उसी विषय पे आ जाए जहाँ चर्चा हो रही थी। तो रिसर्च में ज़्यादातर हमारा मिट्टी की उर्वरता, और हमारे अंदर हमारे साथ जो लड़के काम किए, आजकल यहाँ केंद्र सरकार में यहाँ तक के लड़के IAS भी हैं बहुत। तो वो सब मिला के मिट्टी पर जो इन्होंने काम किया, केवल एकदम किसानों की खेत की मिट्टी की क्या दिक्कतें हैं उनको लेके किया। तो मैंने काफ़ी इस पर काम किया, खासकर बनारस के आसपास गंधक की कमी, इसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी, ऐसी जो चीज़ें थी इन पर काम किया। और फिर एक और भी बड़ा अनुसंधान हमारा हुआ, जो छिटवा बुआई होती है, हल के पीछे बुआई होती है, इसका मिट्टी में क्या असर पड़ता है। तो इस पर सब लड़कों की PhD हुई। और ये इस तरह का जो काम हुआ, इससे फिर हमें विदेश में जाने में बड़ा आसान हुआ कि वहाँ भी लोग इसका लेक्चर चाहते थे, कैसे आप किस पर कैसे करते हैं, कितना सैम्पलिंग वगैरह में दिक्कत होती है, कैसे करते हैं। तो काफ़ी झेले उसको। तो ऐसा आपको बताएं कि हमको मिट्टी से इतना लगाव हो गया कि सोते जागते वही सूझता ही था। तो उसी पर जीवन चलता रहा। और जहाँ तक लिखने की बात है, हमारे कुशवाहा जी का जो नियातक खेती था, उसमें मैंने एक धारावाहिक लिखा। बहुत चिट्ठियाँ मेरे पास आईं, जो चाहे बता रहे थे, कुछ लोग उसको पढ़ के पढ़ाने लगे। तो एक मेरी किताब भी है मिट्टी और हम। अच्छा। तो आप चाहेंगे तो उसको दिखा सकते हैं, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई और मैं उसको कई प्रिंट निकाल के किसानों को ऐसे भी बांटा, संस्थाओं को दिया। केवल यही हमारा डर था कि मिट्टी के साथ जो हो रहा है वो सुधरे। और मैं आपको बताऊं, मिट्टी की जो दशा इस समय चल रही है, इससे हमारा जो विश्व खाद्य संगठन है वो बहुत चिंतित है। अच्छा। कुछ दिन पहले उनका एक लेख आया कि मिट्टी, जितने लोग हर साल बढ़ रहे हैं दुनिया में, उनको लगभग 60 मिलियन, यानी इसके आगे 6 जीरो जोड़िए, इतना मिट्टी अधिक हेक्टेयर में चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जहाँ 60
मिलियन की ज़रूरत है, वहाँ पर जो खेत की मिट्टी जो जिस पर खेती हो रही है उसका ठीक दुगना खराब होता जा रहा है। और उनका ये कहना है जो सबसे सनसनीखेज है कि 60-65 साल के बाद जितनी जनसंख्या होगी दुनिया की, इनको खाना देने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए मिट्टी रहेगी भी कि नहीं, ये बहुत बड़ा संदेह है। तो थोड़ा सा इससे भी लगा था कि फ्यूचर भी इसी पर है। फिर मैंने काफ़ी उस पर काम किया कि मिट्टी की दिक्कतें क्या हैं, क्यों ख़राब हो रही है ये, और ईंट के भट्ठे ले जा रहे हैं सब जगह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन फार्म यूज़, जो खेती के अलावा जो मिट्टी का उपयोग हो रहा है, जो बाज़ारों शहरों के अगल बगल जितनी भी खेती होती थी, सब्जी साग की होती थी, वहाँ सब कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, वो सब चले गए। और ये बहुत चिंता का विषय है। इसको अब ये गवर्नमेंट की नीति है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि खाने के लिए पैदावार मिट्टी के अलावा कहीं से होनी नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, और बताता भी रहा हूँ कि हमारे सीधे अगर सोचिए तो खाना हमारा ज़िंदगी मिट्टी ही है। कि उस 17 मिट्टी में तो बहुत तत्व हैं, लेकिन वो जो 17 तत्वों को पौधे छान के ले आते हैं, उसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है। थोड़ा सा नमक और मिला दीजिए, थोड़ी बहुत चीज़, बाकी सब कुछ वहीं से आना है। तो रोटी वहीं से आनी है, कपड़ा वहीं से आना है, दवाई वहीं से आनी है, आपको लकड़ी वहीं से मिलनी है, लेकिन उस पर किसी की जागरूकता नहीं थी। इसका मैं आंदोलन करता रहा और अंत तक इसी में लगा रहा। आज भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी पर बोलता हूँ कि भैया इसको बचा के रखो आप। और हमारे कई जगह आपको स्लोगन लिखे हुए मिलेंगे, मिट्टी बचाइए। तो आपने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं? किताबें लिखी हैं, हमारे अनुसंधान तो विश्व स्तर की किताबों में भी छपे हैं, लेकिन हिंदी में तो मिट्टी पर एक मिट्टी और हमने लिखा है, और दूसरी है कि पौधों का मिट्टी से संबंध, उसको जिसको जैव रसायन कहते हैं, उस पर भी किताब है। और बहुत सैकड़ों लेख हैं जो किसानों पर हैं, पत्रिकाओं में छपे हुए हैं, खाद पर, मिट्टी पर, कि जो सीधे लोगों के पास पहुंचते हैं। एक निर्यातक खेती बाड़ी के पूरे अंकों को जोड़ करके सर हम एक आपने कचरे से कंचन उपजाइए। हाँ, ये जिसको एक असल में हमको परियोजना मिली थी गवर्नमेंट से कि आप इस पर काम करिए, बहुत बड़ा है। तो हम और एक पंतनगर के प्रोफेसर, एक हिसार के प्रोफेसर, और ये सब मिल करके ज़बरदस्त इस पर काम किए। कि ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग जलाने का है ये पंजाब में ही हो रहा है, उसके बाद हरियाणा उसके नंबर पर, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो रहा है। तो इस पर अनुसंधान हम लोगों ने किया, और कुछ जो कचरा से कंचन की बात को आज ही कह रहे हैं, ये तो बहुत दिलचस्प बात बताएं आपको। कुछ किसान आए भदोही से, बोले साहब जहाँ वो गलीचे का बुजबुन फेंक देते हैं वहाँ बड़ी तेज़ फसल होती है, लेकिन निरावन बहुत होता है। हम कहा वो निरावन उससे नहीं आता, निरावन ताकत पाता है तो निरावन भी उगाता है उसी के साथ। मैंने इस पर काम किया, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें 12% जो ऊनी काट छाँट है उसकी, जिसको बुजबुन बोलते हैं, उसमें 12% नाइट्रोजन है। और तो आप ताज्जुब करने के उसको ऐसे ही जो कटन है खेत में डाल दीजिए तो यूरिया की तरह काम करता है। तो कचरा से कंचन ही हुआ। उसके बाद पेपर में आ गया कि BHU के वैज्ञानिकों ने उर्वरकों का विकल्प ढूंढ लिया, आया, हेडलाइन में आया था हिंदुस्तान वगैरह में, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने हमको बुलाया कि साहब इसको, हम कहा आप पॉपुलर कर दीजिए। और तब अब आप देखिए कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, बाल्टी में बुजबुन भर के लोग खेत में मिला रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी बात आई, ये जो शहर का सीवेज है, ये एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा यहाँ खालिशपुर के इधर पास में, दीनापुर में, बहुत बड़ा पहला। तो वहाँ में भी लगा है। अब तो कई जगह लग गया। तो वो वहाँ जो इंजीनियर थे उन्होंने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखा कि साहब उसमें जो सॉलिड निकल रहा है वो एकदम पहाड़ की तरह इकट्ठा हो रहा है, उसको हम क्या करें। उन्होंने हमारे डायरेक्टर को लिख दिया, VC ने, VC डायरेक्टर ने हमको कह दिया आप ज़रा देखिए। तो ये अवनीश अवस्थी उस समय यहाँ जिलाधिकारी थे, जो सचिव अभी हैं। तो मैं गया वहाँ, देखा, मैंने सब कुछ किया।
मैंने कहा इसमें मैं परियोजना बनाता हूँ और आपको इसका विकल्प दूंगा। उन्होंने कहा मैं पैसा दे दूँ, हम कहने गवर्नमेंट से ले लेंगे। यूपी गवर्नमेंट से लेके मैंने उस पर काम किया और आज हालत जिसको फेंकने की जगह नहीं थी, वो एक दाना आपको वहाँ नहीं मिलेगा। वो ठेकेदार कई लाख रुपए में लेकर के बेच रहे हैं, लूट हो जा रही है उसकी। और ऊसर सुधारने में, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। तो वो भी कचरा से कंचन ही हुआ। और फिर ये जो पुआल है, इसको किसी तरह से कैसे सड़ा करके इससे किया जाए काम, इसका भी कई विधियां हम लोगों ने ईजाद की। और उसके बाद गवर्नमेंट को लिख दिया कि आप इस पर काम कराइए। तो बहुत जगह अब तो क्या है, पुआल को सड़ा के उसका नोड्यूल बना रहे हैं, वो बना कर बाज़ारों में बोरी में बिक रहा है, पंजाब वगैरह में। जी तिवारी, आपके अध्ययन, अध्यापन, अनुभव, शोध सबका लाभ इस देश को मिला है। अब अंत में मैं चाहूँगा कि आप आगे आने वाली जनरेशन को आगाह करें और कुछ संदेश दें, बस। देखिए, अगर हम थोड़ी सी बात करें अपने नई जनरेशन से, कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो हमारे गांव में, हमारे यहाँ जो हेती भाषा में कहते हैं मटी मंगरा, माटी पूजा, और औरतें ढोलक बजाती हुई तालाब में जाती हैं जहाँ मिट्टी और पानी है। और वहाँ से मिट्टी ले आती हैं। जब तक वो मिट्टी नहीं आए तब तक माड़ों का बाँस नहीं गड़ता है। तो हमारे पूर्वज ये जानते थे कि ये शादी तब सफल होगी जब मिट्टी और पानी रहेगा और आपको भोजन मिलेगा तब। ये इतनी बड़ी बात है जो आजकल के लोग इसको दूसरी तरह से लेते हैं, को लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते। अरे ठीक है, सिस्टम है, चल रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, रामायण में भी है कि भगवान राम की शादी के समय भी ये काम हुआ था, मिट्टी की पूजा हुई थी। तो अगर केवल उसी को लें तो इस मिट्टी को बचाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन मिट्टी चली गई सब कुछ चला गया और लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है। और जितना भी ये कूड़ा करकट गलीज है, सब मिट्टी का भोजन है। बस उसको लोहा प्लास्टिक छोड़ के इसको किसी तरह से सड़ा गला करके मिट्टी को वापस कर दिए, वही मांगती है वो कि आप हमको कूड़ा दीजिए, हम आपको जो कहिएगा सब कुछ आपको देंगे। तो सबसे बड़ी बात हमारी यही है कि नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि खेती के लिए, जैसे अब एक मिनट आप बोलो, श्री अन्न की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बहुत सही सटीक काम हो रहा है इस समय। आप सोचिए, ये जितने भी मोटे अनाज हैं, इनको उर्वरक कम चाहिए, इनको तत्व कम चाहिए, इनको पानी कम चाहिए, और ये मिट्टी को इस तरह से संभाल के रखते हैं कि और कोई आप धान गेहूं का जो चल रहा है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वो इतना ज़्यादा मिट्टी का शोषण कर रहा है तत्वों का कि एक दिन वो बिल्कुल कह देगी कि हम एक दिव्यांग की तरह पड़े हैं, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। ये स्थिति ना आने पाए। और मैं सबसे यही कहता हूँ, बदल के खेती, और हाँ, धूल समझकर करें न भूल, मिट्टी है जीवन का मूल। और एक मैं बार बार और किसानों को कहता हूँ कि ये मिट्टी तो हमको प्रकृति ने दिया है। हमारा अथर्ववेद कहता है, माँ भूमि पुत्रो हम पृथ्विया, ये हमारी माँ है। तो आप जब तक इसको माँ की तरह नहीं पालेंगे, इसकी देख रेख नहीं करेंगे, तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। ये हमारा पूरे जीवन का उद्देश्य यही रहा है। और इसी पर कुशवाहा जी ने हमें बहुत इसमें सहायता किया। अपनी जो पुस्तक इनकी निर्यातक थी, उसमें धारावाहिक के रूप में इन्होंने निकाला। मैं भी उसको अलग करके बढ़िया बाउंड करा के रखा हूँ और उसका प्रयोग करता हूँ। तो ज़रूरत यही है ना कि जागरूकता ऐसी एक आधारभूत कृषि पर जाए जो सबके लिए आगे बहुत दिन चलती रहे। ये उर्वरक और ये बीज, तरह तरह की चीज़ें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो है ही है। लेकिन ये इतना भी कहते हैं सस्टेनेबल हो, सतत हो। हाँ, अब देखिए, ऐसे जाते जाते आपको बताऊँ कि 1950 में देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी और कुल उत्पादन जो था, अब अगर आप उस समय 5 करोड़ टन का ले लीजिए तो आज वो 30 पर पहुंच गया है। और पॉपुलेशन जो है वो 36 से बढ़ के देख रहे हैं 140 हो गई है। औसत उम्र थी 36-37 साल, आज तो 80 के ऊपर हो रही है, औरतों की और आदमियों की सबकी। तो हम बार बार यही कहते हैं कि ये खेती ने जिंदा किया है। नहीं तो आपको याद होगा 1941-42 में जब वो अकाल पड़ा उसमें पश्चिम बंगाल में, तो केवल एक बात हुई थी कि धान में एक फंगस बीमारी लग गई और कहीं से चावल नहीं मिला। सब जगह वर्ल्ड वार का चक्कर चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वार का, जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो मिला नहीं। अब
कई लाख लोग, 25 लाख लोग मर गए बिना जी, खाए। जी, जी। तो वो दिन अब आज तो देख रहे हैं आप कि हमारे कई देशों को हम निर्यात कर रहे हाँ, हैं। हाँ, तो ये बना रहे, हाँ, और इसको बना रहने के, विदेश में जाते हैं हम तो लोग पूछते थे कि क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने कि हाँ। भैया उतने को खाना नहीं था 30 करोड़ को, आज 140 को आप खिला रहे हैं। ये हमारे जर्मनी तो में, और खाद्य अन्न से भरा हुआ है। जर्मनी में हमसे वैज्ञानिकों ने पूछा, हमका देखिए 3 कारण है, मोटे तौर पे यही आपसे कहेंगे। हाँ, एक तो एक किसानों की हमारी मेहनत, जी, इन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं इसको, चाहे जितने कष्ट में हो ये इसको झेलते रहे और काम करते रहे। दूसरा है हमारे कृषि के वैज्ञानिकों की हुनर, इतने तरह की सब्जी, एक ही सब्जी की कितनी किस्में धान की, कितनी गेहूं की, ये तो हुनर तो उन्हीं का काम कर रहा है। जी, ये बहुत काम किया। और तीसरा निश्चित है, ये सब में सरकार की इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी तो ये कुछ नहीं होगा। हाँ, बिना तो ये तीनों ने मिलके, तो बोले अब जो इतना ज़्यादा हो रहा है तो मिट्टी कैसे संभालेगी। मैंने कहा देखिए जितनी जहाँ जहाँ सिंचाई का साधन हो रहा है, जितना मिट्टी अच्छी की जा सकती थी सब खेती होने लगी। और दूसरी कि आप अलग से मिट्टी हमको मिलने वाली नहीं है। दूसरा हमें मिट्टी जो है उसको बचाना है, उसको ढंग से स्वस्थ रखना है, तब काम चलेगा, वरना अगर ऐसे भूल होती रही तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और ये इसलिए मिट्टी और पानी पर बहुत जागरूकता करनी पड़ेगी। और जागरूकता के साथ अब कुशवाहा जैसे कर्मठ आदमी अगर मिलेंगे, इस उम्र में भी दौड़ते नहीं दौड़ते रहते हैं, किसानों के लिए दौड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो साक्षात्कार हो रहा है, ये इनकी जिजीविषा है। इनकी पत्रिका तो किसानों में बड़ा वो थी, बड़ा लोग उसको पढ़ते थे बड़े ध्यान से, क्योंकि बड़े साधारण भाषा में लिखी रहती थी। तो ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। आदरणीय की बात आप लोगों ने सुना, पूरे देश ने देखा कि कोरोना काल में जब सारी चीज़ें बंद हो गई तो हमारे किसानों का जो मेहनत था उसी ने इस देश के लोगों को जिंदा रखा। आदरणीय का जो संदेश है ये महानतम संदेश है कि अपनी माटी को बचा लीजिए और ये आपके पीढ़ियों के लिए मदद करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। चलते एक चीज़ कह दूंगा और आपको धन्यवाद देते हुए कि मिट्टी के प्रति सम्मान में की वो तासीर नहीं है। मिट्टी के प्रति सम्मान में वो तासीर नहीं है। ये पहले वाले मिट्टी की तस्वीर नहीं है। ये मिट्टी के जानकारों की तहरीर यही है कि मिट्टी अब बीमारी की शरीर में पड़ी हुई है। तो इसको चाहिए क्या? इसको केवल ये कह रही है कि पेड़ लगाओ और हमें संतुलित खाद दो। हम जीवन भर खिलाते रहेंगे। अगर उपेक्षा किया तो मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी और आदमी को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या बात है। साधु साधु साधु।